नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापति आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान विषय का एक टॉपिक जिसका नाम है मानव में वहन। आज हम मानव में वहन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव में वहन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मानव में वहन किन किन पदार्थों का होता है, किन किन यौगिकों का होता है। तो देखिए, यदि हम मानव में वहन की बात करें तो मानव में वहन के लिए कई पोषक तत्वों और कई जो अवांछित पदार्थ होते हैं उनका वहन मानव के वहन तंत्र द्वारा किया जाता है। इसके अंदर देखिए, हम बात करेंगे रक्त, लसिका, रक्त की बात करेंगे, लसिका की बात करेंगे, O2 अर्थात ऑक्सीजन, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार के पोषक तत्व। देखिए, मानव में वहन के दौरान आज हम पढ़ेंगे कि मानव में वहन किस यौगिकों का हो सकता है। तो देखिए, मानव में रक्त, लसिका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार के कई पोषक तत्व है। उन पोषक तत्वों का वहन मानव में जो वहन तंत्र पाया जाता है उसके माध्यम से किया जाता है। तो आज हम जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा मानव वहन तंत्र। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो मानव वहन तंत्र है ये दो घटकों से मिलकर बना है। इसके घटक कितने होते हैं? दो घटक होते हैं। और ये दो घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला घटक है रक्त और दूसरा घटक है लसिका। क्या है? लसिका। मानव वहन तंत्र के दो घटक हैं, कौन कौन से? एक तो है रक्त और दूसरा है लसिका। हम इस टॉपिक के अंदर मानव में जो वहन, आपका जो कक्षा 10 का विषय है, इस विषय में जो अधिकतर बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? रक्त की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रक्त की। मतलब आज हम मानव वहन तंत्र में रक्त परिवहन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मानव वहन तंत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। किसकी परिभाषा लिख लेते हैं? मानव वहन तंत्र की परिभाषा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। देखिए, मानव में कुछ उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करने वाला तंत्र वहन तंत्र कहलाता है। देखिए, मानव में कुछ उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? वहन तंत्र कहलाता है। जिसके कितने घटक है? जिसके दो घटक है। दो घटक मुख्य है। और ये दो घटक कौन कौन से हैं? तो इन दो घटकों की यदि हम बात करें तो पहला जो घटक है वो हो जाएगा रक्त।
और जो दूसरा घटक है वो हो जाएगा लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका। तो यहाँ पर देखिए रक्त और लसिका दो घटक है। अब यदि हम रक्त की बात करें तो रक्त का नाम लेते ही इस वहन तंत्र का नाम हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए अगला जो तंत्र है मानव वहन तंत्र में, जब हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त का नाम लेते ही तंत्र का नाम हो जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या नाम हो गया? रक्त परिसंचरण तंत्र। और अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? मानव में ऐसा तंत्र जो रक्त तथा रक्त के साथ कई पोषक तत्वों का परिवहन करता है। क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। देखिए तो रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा तंत्र जो रक्त तथा रक्त के साथ कई पोषक तत्वों का परिवहन करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो देखिए अपना अगला टॉपिक रहेगा रक्त। मतलब अब हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है। तो रक्त के बारे में आपको विशेष बातें याद रखनी है। और पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरल होता है, संयोजी उत्तक होता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है और कुछ पोषक तत्वों का भी ये परिवहन करता है। और इसकी जो मुख्य इसका कार्य है वो यह है कि यह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो हम इसके पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि यह एक लाल रंग का गाढ़ा तरल संयोजी उत्तक है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है? इसका पीएच, अब ये क्षारीय प्रकृति का होता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसका पीएच 7 से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए इसका पीएच लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और 7.4 होने के कारण ही इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? यह O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें? यह हमारे शरीर का ताप नियंत्रित
रखता है। यह हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। और पांचवा पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखना है, पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है इसके अंदर, देखिए यह हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर में एक मिनट, देखिए पांचवा पॉइंट अपन ये डाल देते हैं इसमें एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यह रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये रक्त के बारे में आपको कुछ विशेष 5 बातें याद रखनी है कि यह एक लाल रंग का गाढ़ा तरल संयोजी उत्तक है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। इसका पीएच लगभग 7.4 होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्त का पीएच कितना होता है, और इसका कार्य पूछ लेते हैं कि रक्त का कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। यह हमारे शरीर में O2 तथा CO2 का परिवहन करता है, और इसके अंदर एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो क्या करता है, हमारे रक्त है, रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी है। अर्थात रक्त का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए रक्त के बाद में अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। रक्त के बाद में अपना अगला टॉपिक रहेगा मानव हृदय। क्या रहेगा, मानव हृदय। देखिए अगला टॉपिक रहेगा अपना मानव हृदय। टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, मानव हृदय। देखिए ये टॉपिक आपके लिए इस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसमें। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मानव हृदय की नामांकित चित्र बनाइए। पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न आपका इसमें यह बन सकता है कि हृदय चक्र किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में पंप के तौर पर कौन सा अंग कार्य करता है। तो पंप के तौर पर जो अंग कार्य करता है वो कौन सा है, मानव हृदय। कौन सा है, मानव हृदय। तो आइए मानव हृदय के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा चित्र समझा देता हूं। देखिए ये जो आपके सामने मानव हृदय का चित्र दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है कि इसके अंदर ये जो आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है हिस्सा, इस हिस्से को बोला जाता है आलिंद। क्या बोला जाता है, आलिंद। मतलब मानव का हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। एक कक्ष तो ये आपको दिख ही रहा है, दूसरा कक्ष इसमें ये हो जाएगा, ये वाला दूसरा कक्ष हो गया, तीसरा कक्ष देखो इसमें ये हो गया, ये तीसरा कक्ष हो गया, और चौथा कक्ष इसके अंदर ये वाला हो गया है।
देखिए हम इन चारों को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर 1 नंबर पे जो आपको ये नलिका दिख रही है, इस नलिका का नाम क्या है? तो देखिए इस नलिका का नाम है फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है इसका? फुफ्फुस धमनी। एक बार हम पूरा बता देते हैं। इसका नाम फुफ्फुस धमनी है। इसके नीचे जो आपको नलिका दिख रही है, इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। क्या नाम है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। फिर इसके बाद में जो नीचे 5 नंबर पे आपको दिख रहा है, इसका नाम है बायां आलिंद। बायां आलिंद। और छठा जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग का नाम है बायां निलय। मैं एक बार सबके नाम लिख देता हूं, फिर आपको एक एक करके समझा दूंगा। देखिए आपको ऊपर की तरफ ये जो 3 हिस्से दिख रहे हैं, इन तीनों हिस्सों को कहा जाता है महाधमनी। क्या कहा जाता है? महाधमनी कहा जाता है। और ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है, इसको कहा जाता है दायां निलय। क्या कहा जाता है? दायां निलय कहा जाता है। आगे देखिए, ये जो आपको 4 नंबर पे दिख रहा है, इसको बोलेंगे दायां आलिंद। क्या बोलेंगे? दायां आलिंद। और ये जो 2 नंबर पे आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे महाशिरा। क्या बोलेंगे? महाशिरा। देखिए आपके सामने मैंने जो जितने भी जो मानव हृदय के जो भाग है, उन भागों के नाम लिख दिए हैं। अब हम इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम आपको पहली बात क्या याद रखनी है कि जो मानव हृदय है वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यदि हम अपने हाथ के उंगलियों को मोड़कर इस प्रकार से मुट्ठी बंद करें, तो एक मुट्ठी जितने आकार का हमारा मानव का हृदय होता है। और इस हृदय के अंदर कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। वे 4 कक्ष कौन कौन से हैं? तो आपको मैंने देखो चित्र के अंदर रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि एक तो आलिंद, 2 तो आलिंद हो गए ऊपर वाले, और नीचे वाले दोनों कक्ष क्या कहलाएंगे? निलय कहलाएंगे। एक दायां भाग वाला दायां आलिंद और दायां निलय हो जाएगा, बायां भाग वाला बायां आलिंद और बायां निलय हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, जो रक्त का परिवहन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो आपको ये जो महाशिरा दिख रही है, इस प्रकार से इसमें से रक्त नीचे की तरफ आता है और आके कहाँ आता है? आलिंद के अंदर। किसके अंदर आता है? कौन से आलिंद में आता है? दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। तो महाशिरा के द्वारा जो रक्त आता है, उस रक्त को कौन सा रक्त कहा जाता है? तो देखिए उसको कहा जाता है अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त है ये? अशुद्ध रक्त। मतलब अंगों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो रक्त होता है, वो हृदय के अंदर प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करता है। और कहां पहुंचता है? आलिंद में। आलिंद के पश्चात यहाँ आलिंद और निलय के मध्य में देखिए एक संरचना आपको दिख रही होगी। मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए यहां पर ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये मैंने इसको पिंक कलर कर दिया है। देखिए ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये क्या होती है? इनको बोलते हैं कपाट। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है कपाट। क्या बोला जाता है? कपाट, या फिर इनको वाल्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाल्व। इसी तरह से दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक कपाट बना हुआ है। देखिए यहां पर भी इस प्रकार से देखिए ये कपाट बना हुआ है, जो आलिंद और निलय को अलग करता है। और इसका नाम है, देखिए इसका नाम भी क्या है? कपाट या वाल्व। आगे बात समझ में। देखिए
तो होता क्या है कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और हृदय के सबसे पहले भाग में यानी कि दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दायां आलिंद जब जब पूरा भर जाता है तो यहाँ से ये जो कपाट है, ये जो वाल्व है, ये खुलता है और खुलने से रक्त कहाँ पर आता है? नीले में। जब नीले में प्रवेश करता है तो नीले के संकुचन से रक्त इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से यहां से रक्त कहां जाता है? फुफ्फुस धमनी में। अब आगे फुफ्फुस लिखा हुआ है, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े। क्या होता है? फेफड़े। तो जब रक्त दाएं नीले से, जब नीले यहां से संकुचित होता है तो रक्त पर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां पहुंचता है? फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में जाते ही कोशिकाओं के माध्यम से, जैसा कि हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि कोशिकाओं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड चूस ली जाती है और श्वसन क्रिया के दौरान बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है और श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है वो कोशिकाओं के माध्यम से इस रक्त में प्रवाहित कर दी जाती है और जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध रक्त वापस आएगा फेफड़ों से और कहां से जाएगा? ये जो फुफ्फुस शिरा आप देख रहे हो, इस फुफ्फुस शिरा में से वो रक्त मानव हृदय में प्रवेश करता है। तो देखिए फुफ्फुस शिरा में से कैसा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। और देखिए इस प्रकार से ये जो फुफ्फुस शिरा है इस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश करता है और ये कौन सा भाग है? इसको बोलते हैं बायां आलिंद। कौन सा भाग? बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त प्रवेश करता है और यहाँ पर शुद्ध रक्त पूरा भर जाता है। इसमें कैसा रक्त आ गया? पूरा शुद्ध रक्त प्रवेश कर गया। जैसे ही ये बायां नीले पूरा भर जाता है, इसके भरते ही आपका जो ये कपाट या वाल्व है ये खुलता है और खुलते ही रक्त नीले में प्रवेश कर जाता है और जब नीले भर जाता है तो यहां से इस नीले बाएं नीले के संकुचित होने से ये संकुचित होता है और संकुचित होने से जो शुद्ध रक्त है वो इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से महाधमनी में से होता हुआ शुद्ध रक्त अंगों की तरफ पहुंचता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मानव हृदय में अशुद्ध रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है, वो दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से नीले में आता है और नीले से कहां जाता है? फेफड़ों में। मतलब एक बार प्रवेश किया, एक बार निकल गया। फिर फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर, और शुद्ध कैसे होता है? O2 से समृद्ध, यानी कि O2 युक्त रक्त होता है। ये कैसा होता है? O2 युक्त रक्त होता है। जबकि ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये कैसा रक्त होता है? CO2 युक्त रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? CO2 युक्त रक्त होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त होता है ये महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में और दाएं नीले में प्रवेश करके कहां जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड चूस ली जाती है, किसके माध्यम से? कोशिकाओं के माध्यम से। और फिर वहां से फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में प्रवाहित की जाती है और उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर कौन लेकर आती है? फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा लाके उसे कहां पर भर देती है? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से रक्त कपाट के खुलने से कहां पहुंचता है? बाएं नीले में। और बाएं नीले जब संकुचित होता है तो रक्त महाधमनी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश कर रहा है और 2 बार ही निकल रहा है। इसीलिए मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर ये जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है इस प्रक्रिया को कहा जाता है हृदय चक्र। क्या कहा जाता है? हृदय चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय चक्र। आइए सबसे पहले हम हृदय की संरचना को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय की संरचना। देखिए सबसे पहले तो आपको इसके अंदर क्या देखना है? फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना है, मानव हृदय पंप के तौर पर कार्य करता है। किसके तौर पर कार्य करता है?
पंप के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, मानव हृदय पंप के तौर पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखना है, यह बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का पेशीय मांसल अंग है। कैसा अंग है, बंद मुट्ठी के आकार का पेशीय मांसल अंग है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसके अंदर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर दोहरी भित्ति युक्त, दोहरी भित्ति युक्त आवरण होता है, आवरण होता है जो इसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। इसे हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हृदय आवरण कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिए यहां से प्रश्न ये बन सकता है हृदय आवरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हृदय के चारों ओर एक दोहरी भित्ति युक्त आवरण होता है जो इसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है, हृदय की सुरक्षा करता है। इसे ही क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं। और चौथा पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, संरचना में यह 4 कक्षों में बटा होता है। कितने कक्षों में बटा होता है, 4 कक्षों में बटा होता है, बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष क्या कहलाते हैं, ऊपरी 2 कक्ष आलिंद तथा निचले 2 कक्ष, निचले 2 कक्ष निले कहलाते हैं, निले कहलाते हैं। पांचवा पॉइंट, आलिंद व नीले के मध्य, आलिंद व नीले के मध्य विशेष प्रकार के वाल्व लगे होते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट, इनके खुलने
वह बंद होने से लबडब की आवाज आती है। देखिए, ये मानव हृदय की संरचना हो गई है। साथ ही आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि हृदय चक्र क्या होता है। तो देखिए मानव में, देखिए मैं लिख देता हूं हृदय चक्र। अगला टॉपिक रहेगा हृदय चक्र। क्या होता है हृदय चक्र? तो मानव हृदय में जब बाएं दाएं भाग से महाशिरा के माध्यम से रक्त हृदय में प्रवेश करता है, नीले से होता हुआ फुफ्फुस धमनी में जाता है, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है और फिर वापस शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय में आता है तथा महाधमनी के माध्यम से वह अंगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम हृदय चक्र कहते हैं। वैसे तो आपको मैंने देखिए चित्र में समझा दिया होगा कि महाशिरा से रक्त दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, दाएं आलिंद से नीले में आता है और नीले के संकुचन से रक्त फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है, जहां से CO2 को अवशोषित कर लिया जाता है तथा ऑक्सीजन प्रवाहित कर दी जाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहां पर आता है? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से नीले में प्रवेश करता है और नीले को संकुचन से रक्त कहां जाता है? महाधमनी के माध्यम से प्रवाहित कर दिया जाता है, जो प्रत्येक भाग में पहुंचता है। तो देखिए हृदय चक्र के बारे में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे रक्त सर्वप्रथम हृदय के दाएं भाग में प्रवेश करता है तथा नीले के संकुचन से फेफड़ों में पहुंचता है। जहां से रक्त ऑक्सीकृत होकर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से पुनः हृदय में प्रवेश करता है तथा नीले से होता हुआ नीले के संकुचन से महाधमनी में प्रवाहित कर दिया जाता है। महाधमनी में प्रवाहित कर दिया जाता है और शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचा दिया
जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। देखिए, रक्त सर्वप्रथम कहाँ आता है? हृदय के दाएं भाग में प्रवेश करता है तथा नीले के संकोचन से कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों में पहुंचता है, जहां से रक्त ऑक्सीकृत होकर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से पुनः हृदय में प्रवेश करता है तथा नीले के संकोचन से महाधमनी में प्रवाहित कर दिया जाता है और शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, मतलब रुकती नहीं है, इसलिए इसे हृदय चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपके सामने एक चित्र दिख रहा है और ये चित्र किसका है? मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का। किसका चित्र है ये? ये है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का चित्र है। देखिए, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का चित्र है ये। आपके सामने दिख रहा होगा कि इसके अंदर बीच में तो है हृदय, ऊपर है फेफड़े और नीचे ये कोई अंग है जिसके अंदर ये जो धमनियां है ये आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से अंग है और इनके नाम क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपके सामने दिख रहा है इनको बोलते हैं फुफ्फुस। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है फुफ्फुस अर्थात फेफड़े। क्या बोला जाता है? फुफ्फुस या फेफड़े। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं ये जो आपके सामने अंग दिख रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हृदय। और ये हृदय से जो लाल रंग की जो आपको नलिका दिख रही है इस नलिका को बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं इसे? धमनी बोलते हैं। और ये जो नीले रंग की नलिका आपको दिख रही है इस नलिका को बोलते हैं शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। और देखिए, यहां से ये जो नलिका देखिए, ये जो नलिका आपको दिख रही है जो फेफड़ों से होते हुए हृदय में प्रवेश कर रही है इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने हृदय के चित्र में भी देखा था कि फेफड़ों से आने वाली नलिका जो हृदय में प्रवेश कर रही थी उसका नाम था फुफ्फुस। क्या नाम था? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। और ये जो जिसमें से अशुद्ध रक्त जा रहा है इस नलिका का नाम क्या हो जाएगा भाई? देखिए, ये जो नलिका हृदय से रक्त को लेकर जा रही है अशुद्ध रक्त को, तो इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। क्या नाम हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी इसका नाम हो जाएगा। और देखिए, यहां से ये जो छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ रही है इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो शाखाएं हैं इन शाखाओं को कहा जाता है केशिकाएं। क्या कहा जाता है इनको? केशिकाएं कहा जाता है। तो देखिए, आपको मैं एक बार विस्तार से फिर से हृदय चक्र की संरचना समझा देता हूं। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इस परिसंचरण तंत्र की जो प्रणाली है उस प्रणाली को हम हृदय चक्र कहते हैं। अर्थात हृदय इसमें पंप के तौर पर कार्य करता है, एक प्रमुख अंग के तौर पर कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ पर मानव हृदय में सबसे पहले तो ये आपका जो दिख रहा है यहां से ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कोई ना कोई विशेष अंग है। इस अंग से ये देखिए नलिकाएं छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। ये केशिकाएं आगे जाके एक बड़ी नलिका का आकार ले लेती है जिसे हम शिरा या फिर इसे क्या नाम देते हैं?
महाशिरा नाम देते हैं। इसके आगे मैं महा भी लगा देता हूं, इसे देते हैं महाशिरा नाम देते हैं। और इधर ये हो जाएगी महाधमनी, इस धमनी को हम नाम दे देंगे महाधमनी। क्या नाम दे देंगे? महाधमनी। तो देखिए महाशिरा के माध्यम से रक्त हृदय में प्रवेश कर रहा है और हृदय से ये कहां जा रहा है? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में। फेफड़ों में कूपिकाएं हैं और कूपिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को तो चूस लेती है और क्या डाल देती है? ऑक्सीजन प्रवाहित कर देती है। जब ऑक्सीजन प्रवाहित करती है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां से होते हुए आता है? देखिए इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रक्त इस नलिका के माध्यम से वापस मानव हृदय में प्रवेश करता है और यहां से देखिए नीले के माध्यम से ये इस प्रकार से ये रक्त इस प्रकार से ये धमनी के अंदर वापस प्रवाहित कर दिया जाता है। धमनी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है और धमनी अंगों तक आते आते वापस छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम नाम देते हैं क्या? केशिकाएं। क्या नाम देते हैं? केशिकाएं नाम देते हैं। और फिर ये केशिकाएं आगे जाके शिराओं में बदल जाती है और शिराओं से रक्त वापस यहां से रक्त इस प्रकार से देखिए फिर ये इस प्रकार से रक्त आता है और ये महाशिरा के माध्यम से वापस हृदय में प्रवेश करता है। और जब हृदय में प्रवेश करता है तो इस प्रकार से नीले की सहायता से ये रक्त इस प्रकार से ये नीले की सहायता से रक्त वापस कहाँ जाता है? फेफड़ों के अंदर जाता है। CO2 युक्त रक्त होता है जो फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है, ऑक्सीकृत होता है। तो इस संरचना को बोलते हैं रक्त, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ आपको एक विशेष बात समझनी है कि देखिए मानव के हृदय में रक्त इस तरफ से भी प्रवेश कर रहा है और इस तरफ से भी प्रवेश कर रहा है, मतलब 2 बार तो प्रवेश कर रहा है। और देखिए इस तरफ से निकल रहा है और इस तरफ से भी निकल रहा है, 2 प्रकार से निकल रहा है। 2 बार प्रवेश कर रहा है, 2 बार निकल रहा है। इसलिए मानव का जो ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, इस परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो जो मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? ये प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में कि मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में जो वहन होता है, मतलब जैसे मानव में 4 कक्षों वाला हृदय होता है, उसी प्रकार से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव में 4 कक्षों वाला हृदय होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जंतु जो उभयचर जंतु होते हैं, कैसे जंतु होते हैं? उभयचर जंतु होते हैं। उभयचर जंतुओं में त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है जो शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त के मिलने को सहन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप दे सकते हो, जैसे कि मेंढक ऐसी एक प्रजाति है। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं। देखिए एक और बात, यदि कुछ जलचर प्राणी जंतुओं में दो कक्षीय हृदय
पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये जीव अशुद्ध रक्त को क्लोम में ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत कर पाते हैं। देखिए, ये आपका वहन तंत्र, मानव वहन तंत्र कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं इसके अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली परिभाषा हो जाएगी रक्त वाहिनियों की। अर्थात रक्त वाहिनियां क्या होती है? रक्त वाहिनियां, और आप सबने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको हृदय में भी बताया है कि रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है और कौन क्या होती है। तो देखिए, वाहिनी शब्द जहां आ जाए, हमारे जब हम इस पाठ के अंदर हमारे शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां वाहिनी शब्द आ गया वहां किसी न किसी नलिका की बात अवश्य होगी। यहाँ लिखा हुआ है रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी अर्थात ऐसी नलिका जो रक्त को प्रवाहित करने में सहायता करती है, अर्थात जो रक्त को प्रवाहित करने में सहायक है, क्या कहलाती है? रक्त वाहिनी कहलाती है। तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, ऐसी नलिका जो रक्त को प्रवाहित करने में सहायक होती है, क्या कहलाती है? रक्त वाहिनियां कहलाती है। ऐसी नलिकाएं कर देते हैं इसको, ऐसी नलिकाएं जो रक्त को प्रवाहित करने में सहायक होती है, रक्त वाहिनियां कहलाती है। देखिए, अब लिखना है, ये कितने प्रकार की होगी? ये 2 प्रकार की होती है। हम सब ने पढ़ा है, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो देखिए, एक का नाम है धमनी, दूसरी का नाम है शिरा। और आपको पता होना चाहिए धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है। हम नेक्स्ट पेज पे इसकी परिभाषा लिख देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं धमनी। क्या लेते हैं? धमनी। और देखिए, धमनी की परिभाषा यहां हो जाएगी, वे रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। दूसरी परिभाषा,
दूसरी परिभाषा हो जाएगी शिरा। देखिए शिरा की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे रक्तवाहिनियां, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। हृदय तक पहुंचाती है, शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है, शिरा कहलाती है। और एक लाइन आपको नोट लगा के लिखनी है, और वो क्या लिखनी है, देखिए आपको एक लाइन नोट लगा के लिखनी है, और नोट लगा के जो लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है आपको, कि धमनी तथा शिरा, धमनी तथा शिरा अंगों में पहुंचकर छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। देखिए ये आपका रक्तवाहिनियों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, देखिए रक्त के अंदर मैंने आपको 3 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका और बिंबाणु। यहाँ पर हम बिंबाणु के बारे में पढ़ते हैं कि बिंबाणु का अनुरक्षण कैसे होता है। तो अपना टॉपिक रहेगा अगला बिंबाणु, या फिर हम इसको प्लेटलेट्स लिख लेते हैं, प्लेटलेट्स का अनुरक्षण, प्लेटलेट्स का अनुरक्षण। देखिए प्लेटलेट्स का अनुरक्षण कैसे होता है, प्लेटलेट्स का अनुरक्षण कैसे होता है। देखिए हम बात करते हैं कि जब हम मान लो किसी दुर्घटनावश हमारे किसी अंग पर चोट लग जाती है, तो हम देखते हैं कि उस जगह से रक्तस्राव होने लग जाता है। क्या स्राव होने लग जाता है, रक्तस्राव, अर्थात खून बहने लगता है। हम देखते हैं कुछ समय के पश्चात उस चोट के स्थान पर रक्त का एक गहरे लाल रंग का एक धब्बा बन जाता है और वहां से रक्तस्राव होना बंद हो जाता है। इस घटना को ही बोलते हैं रक्त का थक्का जमना, अर्थात प्लेटलेट्स का अनुरक्षण। तो कैसे होता है इसको आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसके अंदर जो प्लेटलेट्स होती है, ये प्लेटलेट्स जो घाव होता है उस घाव वाले स्थान पर आकर जो रक्तवाहिनी का जो जहां से रक्तवाहिनी
जहां से रक्त वाहिनी का में से रक्त स्त्राव हो रहा है, उस स्त्राव के स्थान पर आकर जो प्लेटलेट्स होती है वो वहां पर आकर एकत्रित होना शुरू कर देती है। जब लसिका के साथ में जब ये एकत्रित होती है तो एकत्रित होने के साथ साथ वहां पर जो रक्त है वो जमने लग जाता है, अर्थात रक्त का थक्का जमने लग जाता है, जिससे रक्त स्त्राव रुक जाता है। इसी घटना को हम प्लेटलेट्स का अनुरक्षण कहते हैं। देखिए तो हम यहाँ देखते हैं, किसी दुर्घटनावश चोट लगने पर रक्त स्त्राव होने लगता है, रक्त स्त्राव होने लगता है। किसी दुर्घटनावश चोट लगने पर रक्त स्त्राव होने लगता है। क्या होने लगता है? रक्त स्त्राव होने लगता है। तो उस स्थान पर रक्त के साथ प्लेटलेट्स, उस स्थान पर रक्त के साथ प्लेटलेट्स बिंदु के रूप में एकत्रित होने लगती है, जिससे उस स्थान पर एक गहरे लाल रंग का थक्का बन जाता है और रक्त स्त्राव रुक जाता है। रक्त स्त्राव रुक जाता है। इस घटना को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। आगे बात समझ में। देखिए, जब कोई दुर्घटनावश हमें चोट लगती है तो वहां से रक्त स्त्राव होने लगता है, तो उस स्थान पर रक्त के साथ प्लेटलेट्स बिंदु के रूप में एकत्रित होने लगती है और रक्त स्त्राव के मार्ग को बंद कर देती है। उस स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम जाता है। उस थक्का बनने से रक्त स्त्राव रुक जाता है। इस घटना को हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं और यही प्लेटलेट्स के अनुरक्षण की क्रिया है। लास्ट टॉपिक इसमें आज का बचा है, उसका नाम है लसिका। क्या नाम है? लसिका। और इस लसिका के बारे में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि यह एक द्रव जैसा ही एक पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है जो लाल रक्त कणिकाओं के निकलने से बनता है। जब लाल रक्त कणिकाएं इसमें से निकल जाती है तो जो प्लेज्मा से बना जो भाग होता है उसे हम लसिका कहते हैं। ठीक है, आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।